नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव की, महाराष्ट्र में राहुल गांधी को मिले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ की, जानेंगे कैसे बीजेपी शिंदे गठबंधन में आई दरार, हिमाचल प्रदेश में अपने ही कैसे बढ़ा रहे हैं बीजेपी का सिरदर्द। बात करेंगे अजय मिश्र टैनी और यूपी सरकार को लगे झटके की, गुजरात चुनाव में केजरीवाल के नए दांव की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली एमसीडी चुनाव से गहराते संवैधानिक संकट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा नरेंद्र मोदी से पहले सिख बना था देश का पीएम, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद अब देश नहीं रहा धर्मनिरपेक्ष। हिमाचल में तेज हुआ चुनाव प्रचार, 27 अक्टूबर को होगी नामांकन की जांच, पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। T20 वर्ल्ड कप में बारिश ने बिगाड़ा इंग्लैंड का खेल, आयरलैंड ने डकवर्थ लुईस नियम की मदद से इंग्लैंड को 5 रनों से दी मात, बारिश के चलते न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मुकाबला हुआ रद्द। दिवाली के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 59,544 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 74 अंक गिरकर 17,656 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की बड़ी खबर की। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार संभाल लिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में खड़गे ने देश की सबसे पुरानी पार्टी की बागडोर संभाली। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय पर खास आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के लगभग सभी दिग्गज शामिल हुए। अध्यक्ष पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पहले भाषण में पीएम मोदी को सीधी चुनौती दे डाली। तो क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यालय पर आज पार्टी के सभी दिग्गज जुटे हुए थे। मौका मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी का था। करीब 1.5 महीने बाद राहुल गांधी भी दिल्ली लौटे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद अब 5वें राज्य तेलंगाना में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी में उनका रोल क्या होगा, ये अब खड़गे तय करेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, अधीर रंजन चौधरी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल सहित पार्टी के तमाम दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहे। खड़गे के पद संभालते ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों, पार्टी के सभी महासचिव और राज्य प्रभारियों ने अपने इस्तीफे उन्हें सौंप दिए, जिससे नए अध्यक्ष अपनी नई टीम का गठन कर सके। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 11 की नियुक्ति पार्टी अध्यक्ष करते हैं, जबकि 12 का चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी का नेता भी वर्किंग कमेटी का हिस्सा होता है। खड़गे ने अध्यक्ष पद संभालते हुए मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, नए भारत में मुश्किलें बढ़ रही हैं, सरकार सो रही है, लेकिन सीबीआई, ईडी और आईटी 24 घंटे काम कर रहे हैं। नए भारत में गोडसे को देशभक्त और महात्मा गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो आरएसएस का संविधान लाना चाहते हैं। एक नया भारत बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक कांग्रेस है वो ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अंबेडकर के बनाए संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये बड़ी बात है कि एक कमजोर परिवार से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने अपना नेता चुना है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। मुझे विश्वास है कि इसी तरह से कांग्रेस के सभी नेता ऐसी शक्ति बनेंगे जो देश की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। कांग्रेस के सामने बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी हार नहीं मानी। आज मेरे सिर से एक बोझ उतर जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से राहत का एहसास हो रहा है। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से ये साफ हो गया है कि पार्टी में सामान्य सा कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। खड़गे और सोनिया ने मौजूदा सरकार को चेतावनी दी है कि 2024 में उसका मुकाबला नई कांग्रेस से होगा। मुकाबला तो महाराष्ट्र में भी जबरदस्त होने वाला है। 2024 के लिए अभी से एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बिसात बिछा दी है, जहां पहला दांव पवार ने चल दिया है। 7 नवंबर को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, तो इस यात्रा में शरद पवार और उद्धव पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल मार्च करने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे से ये फैसला किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शरद पवार ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ये समाज में सामाजिक समरसता बहाल करने के लिए काम करने की एक पहल है। यह एक अच्छा कदम है। हालांकि हम एक अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग जहां भी संभव हो इसमें शामिल होंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और हिंगोली, वाशिम और बुल्ढाना जिलों से होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राज्य में 2 महारैलियां भी होंगी। यात्रा में शामिल होने वालों में बारामती सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने शरद पवार से यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है। कांग्रेसी नेताओं ने उद्धव ठाकरे से भी अपील की थी। कांग्रेस नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से मिलेंगे और यात्रा में पैदल मार्च करेंगे। शरद पवार अपनी खास रणनीति के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के दौरान उन्होंने एक आम सहमति वाले उम्मीदवार का समर्थन किया, जो कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। उन्होंने हमेशा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्षी समूह बनाने की कोशिश की है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने दिल्ली में आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए विपक्ष को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक बार फिर 2024 के लिए शरद पवार खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ एनडीए गठबंधन को मजबूती देगी, तो वहीं शिंदे बीजेपी गठबंधन को बड़ी चोट देगी। वैसे बीजेपी शिंदे गठबंधन में तो अभी से दरार नजर आने लगी है। बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे को बलि का बकरा बना सकती है। बीजेपी की रणनीति शिवसेना को खत्म करने की थी और अपने इस मकसद के लिए बीजेपी ने नई चाल चल दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट का गठबंधन क्या मजबूरी है? क्या शिंदे गुट नहीं रखना चाहता बीजेपी संग दोस्ती? क्या जल्द टूटेगा ये साथ? सियासी गलियारों में इस वक्त इन सवालों का शोर सुनाई दे रहा है। इसकी वजह नगर निकाय के चुनाव है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना का खेमा और बीजेपी कुछ सीटों पर गठबंधन में तो कुछ पर आमने सामने निकाय चुनाव लड़ेंगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट कुछ निकाय चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, जबकि अन्य निकाय चुनावों में गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन उसे अदालत में चुनौती दे दी गई, इसलिए हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। फडणवीस ने ये बयान देकर सरकार में दरार के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि पहले शिंदे ने साफ कहा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर ही निकाय चुनाव लड़ेंगे। मूल शिवसेना ही बीजेपी के साथ मिलकर मुंबई समेत कई महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेगी, वो जीतेंगे भी। लेकिन अब इस ऐलान से इतर फडणवीस ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही है, जिससे विरोधियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल अगले साल देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें शिंदे और बीजेपी को उद्धव गुट के साथ ही कांग्रेस, कामपाल जैसे दलों से चुनौती मिलने वाली है। अलग चुनाव लड़ने पर दोनों दल कमजोर होंगे, जिससे विपक्ष को ताकत मिलनी तय है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में शोर है कि अब क्या होगा शिंदे का। वैसे बीएमसी चुनाव के बाद पता चल जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता के लिए लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं राज्य में यही शोर है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन बीजेपी के लिए उसके बागी नेताओं ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हिमाचल बीजेपी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों वाले छोटे से राज्य में मतदान होना है, जिसके बाद 8 दिसंबर को ये साफ होगा कि कौन सा दल जनता को लुभाने में कामयाब रहा और किसको जनता ने किनारे लगा दिया। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए सभी दलों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है और जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल का ध्यान प्रचार कम और पार्टी में छिड़ी बगावत को थामने में ज्यादा लगा हुआ है। दरअसल पार्टी ने जब से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तभी से पार्टी में भगदड़ मच गई है और अब टिकट आवंटन से नाराज बागियों को मनाने के लिए भाजपा के पास सिर्फ 3 दिन का समय रह गया है। अगर बीजेपी बागियों को मनाने में कामयाब नहीं हुई, तो हिमाचल का सियासी रिवाज तोड़ने का उसका सपना ही रह जाएगा। और यही वजह है कि बागियों को मनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 3 दिन से हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। टिकट बंटवारे के बाद से ही अटकलें थीं कि कई नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और कल यानी 25 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन बागियों ने नामांकन भरकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब 29 नवंबर को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, जिससे पहले बीजेपी बागियों को मनाने की कवायद में लगी हुई है। बता दें कि 14 बागियों ने निर्दलीय पर्चा भरकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। किन्नौर से पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी, आनी से विधायक किशोरी लाल, बंजार से पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नेहरिया, देहरा से होशियार सिंह, बिलासपुर सदर से सुभाष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर, भरमौर से जियालाल आजाद, चंबा से इंदिरा कपूर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने बागियों का मनाना बड़ी चुनौती बन गया है। वैसे बागियों की संख्या तो इससे भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन पार्टी ने किसी तरह से अपने दर्जन भर बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है।
हिमाचल में अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी राज्य में बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी भी आ गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 20 साल पुराने मामले की सुनवाई अजय मिश्र टैनी चाहते थे कि लखनऊ की जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। यूपी की राजनीति में एक खास मुकाम रखने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से 2019 में लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। यूपी की राजनीति में एक खास मुकाम रखते हैं। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी का सिक्का चलता है। इसके साथ ही विवादों से भी इनका अच्छा खासा नाता रहा है। अजय मिश्रा के खिलाफ 20 साल से एक मामला चल रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई को लखनऊ की जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अजय मिश्रा भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही अपील कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया गया कि स्थानांतरण की मांग इस आधार पर की गई है कि वरिष्ठ वकील जिन्हें लखनऊ के मामले में बहस करनी है वो आमतौर पर इलाहाबाद में रहते हैं। उनकी उम्र अधिक है, इसलिए वो बहस के लिए लखनऊ नहीं जा सकते हैं। इस पर पीठ ने कहा कि अगर वरिष्ठ वकील लखनऊ आने में असमर्थ हैं तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दलीलें पेश करने की अनुमति देने के अनुरोध पर हाईकोर्ट विचार कर सकती है। हम इस तरह के मामलों पर विचार नहीं करते हैं। 10 नवंबर को होने वाली अपील की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट से आग्रह किया जा सकता है। ये मामला साल 2002 में लखीमपुर खीरी में 24 साल के प्रभात गुप्ता की जान लेने से जुड़ा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। उन पर मुकदमा चला था। निचली अदालत ने 2004 में उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया। इसके खिलाफ यूपी सरकार ने अपील दायर की थी। वहीं पीड़ित परिवार ने भी फैसले को चुनौती देते हुए अलग याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पारित प्रशासनिक आदेश के खिलाफ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अपील को लखनऊ से इलाहाबाद स्थानांतरित करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। अजय मिश्र टैनी की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इधर गुजरात में केजरीवाल ने बीजेपी को जोर का झटका देने की कोशिश की है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिखर तक पहुंची बीजेपी को गुजरात में घेरने के लिए केजरीवाल ने हिंदुत्व का दांव चला है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जल्द ही कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें जीत के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी विरोधियों के अरमान पर झाड़ू फेरने की कोशिश कर रही है। इसी जुगत में अब उसने बीजेपी के पैंतरे को अपनाते हुए हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अहम अपील की। उन्होंने कहा कि एक और जहां देश की करेंसी कमजोर हो रही है तो वहीं अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बीते दिनों दीपावली में हम सभी ने श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि गंभीर से गंभीर स्थिति में भी हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसे में मेरी अपील है कि भारतीय करेंसी यानी नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ दूसरी ओर लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। केजरीवाल की तरफ से नोट पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल की कोई निष्ठा नहीं है, वो जब चाहे खुद को किसी भी धर्म का बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग भगवान को लगाने वाले नहीं बल्कि हटाने वाले लोग हैं। शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने तो अपने गांधी जी की फोटो ही हटा दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे एक ढोंग करार दिया। उन्होंने कहा एक मंत्री देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है और आज वो खुद हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के इसी आरोप पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि आखिरकार दिल्ली सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब संजय सिंह ने सवालों के तीर तो छोड़ दिए, लेकिन सियासी बवाल इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली एमसीडी चुनाव में संवैधानिक संकट की। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि दिसंबर में वोटिंग और काउंटिंग करा ली जाएगी। दिल्ली चुनाव आयोग जहां दिसंबर में एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो वहीं एक संवैधानिक संकट भी दस्तक दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में अगर दिसंबर में एमसीडी के चुनाव हुए तो संवैधानिक संकट सामने आ सकता है। ये संकट मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ा है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम का साल अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है।
1 साल के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाता है। अगर बीच में किसी भी कारण से मेयर की कुर्सी खाली हो जाती है तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। अप्रैल में फिर नया मेयर चुन लिया जाता है। एक्ट में प्रावधान है कि पहले साल महिला पार्षद महापौर के तौर पर चुनी जाएगी। अगर दिसंबर में नगर निगम चुनाव हुए तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले कार्यकाल के लिए चुनी जाने वाली महिला मेयर का कार्यकाल 3 से 3.5 महीने का ही रहेगा। एमसीडी के 5 साल के कार्यकाल में 5 बार ही मेयर का चुनाव होने का प्रावधान है। ऐसे में दूसरा संकट उठ खड़ा होगा कि साल 2027 में क्या होगा, क्योंकि निगम का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा, जबकि निगम के 5वें मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल 2027 से पहले ही पूरा हो जाएगा। डीएमसी एक्ट की धारा 4(1) के अनुसार एमसीडी सदन का कार्यकाल पहली बैठक के दिन से अगले 5 साल का होता है, लेकिन एमसीडी सचिवालय एक सदन के कार्यकाल में महापौर का छठा चुनाव नहीं कराता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस संकट से कैसे निकला जाए। वैसे इस तरह के हालात 1997 में भी सामने आ चुके हैं। उस समय एमसीडी के चुनाव फरवरी में कराए गए थे। चुनाव परिणाम आते ही सदन के गठन की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन जैसे ही इस संवैधानिक संकट की ओर लोगों का ध्यान गया, सदन के गठन का काम रोक दिया गया। निगम की ना तो बैठक बुलाई गई और न ही पार्षदों का शपथ ग्रहण ही हुआ। 1 महीने से ज्यादा समय तक नवनिर्वाचित सभी पार्षदों ने सदन से दूरी बनाए रखी। जो पार्षद फरवरी में चुने गए थे उन्हें अप्रैल में पद की शपथ दिलाई गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से निगम में 1997 वाले हालात ही दोहराए जाएंगे या पहली महिला मेयर को 3 या 3.5 महीने का ही कार्यकाल दिया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।